नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीएनएस में। और लास्ट वीक हमने देखा काफ़ी बुरा गया मार्केट के लिए, क्योंकि आखिरी दिन में इंडेक्स में बड़ी भयानक गिरावट आई और ख़ास तौर पे आईटी इंडेक्स में तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी देखने को मिली है। या कहें कि पूरे हफ्ते का अगर कोई एक विलेन था, तो वो आईटी स्टॉक्स और आईटी इंडेक्स। एक हफ्ते के अंदर 8% से ज़्यादा आईटी इंडेक्स गिर चुका है और पूरे महीने के अंदर आप देखेंगे तो 14% गिर चुका है। और टीसीएस और इन्फोसिस जैसे दिग्गज शेयरों में 18 से 14% तक की गिरावट देखने को मिली है। तो पूरा आईटी इंडेक्स जो था उसने मार्केट को ड्रैग किया। फंडामेंटल रीजंस थे जो हमने अलग-अलग शो में बहुत डिस्कस किए, बीच में भी करेंगे। लेकिन यहाँ से अब क्या मूड बन रहा है? क्या आईटी अभी और गिरेगा और पूरे मार्केट का मूड खराब करेगा? इसको समझते हैं चार्ट के ज़रिए सरवेंद के साथ। और एक और बड़ी बात हुई है, पिछले 5 दिनों में या पूरे फरवरी में हम कहें तो एफआईआईज़ बायर थे, लेकिन शुक्रवार को यानी 13 फरवरी को उन्होंने सब धो दिया। 7,000 करोड़ की कैश में सेलिंग की है। तो यानी पूरे फरवरी का बदला उन्होंने आधे महीने का बदला 1 दिन में ले लिया है। लेकिन चार्ट पे क्या पैटर्न बने, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। सरवेंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सरवेंद्र जी, बहुत-बहुत स्वागत है। एक बहुत छोटी-सी समरी पहले दीजिए मार्केट की, फिर हम लोग चलते हैं चार्ट की तरफ। जी, बहुत-बहुत नमस्कार नीरज जी। दर्शकों को भी बहुत-बहुत नमस्कार। देखिए समरी तो यही है जैसे अभी आपने बोला है कि मार्केट का ये हफ्ता कोई बहुत अच्छा नहीं गया है और एक इल्यूजन एक भ्रम में चल रहा है मार्केट। जो लेवल्स आपको ऊपर के देखने मिल भी गए और जो गए हफ्ते में एक एक इवेंट आ गया और उसके लिए आप गैप अप कर गए थे बट वहाँ आप ट्रेड नहीं कर पाए। मैं लास्ट हफ्ते भी मैंने यही बोला कि आप बहुत ज़्यादा वो 26,300 आपने एक सांकेतिक तौर पे आप ऊपर चले गए थे। 26,300 350 बट आप ब्रॉडली 25,800 25,900 के आसपास ही ट्रेड करते रहे गए हफ्ते में। इस हफ्ते में थोड़ा-सा आप वो 25,900 से ऊपर जाके आपने 26 को भी किस किया, 26,000 का भी ट्रेड आपने किया निफ्टी में। तो आई थिंक ब्रॉडली इन लाइन जो हमारे एक्सपेक्टेशन चल रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा ऊपर में टिकेगा नहीं, ऊपर में सप्लाई रहेगी और मैं तो इतने अब तो देखिए 40 हफ्ते हो गए इस रेंज में फँसे हुए। तकरीबन अगर आप इस रेंज को देखेंगे निफ्टी की और आज मैं डेली चार्ट्स ज़्यादा लेके आया हूँ, तो अगर आप जब निफ्टी की वो पूरी रेंज देखते हैं तो आप देखेंगे कि 35-40 हफ्ते हो गए और बाज़ार वही 24,300 से वही 26,300 की रेंज में फँसा रहा। कुछ दिन रेंज के लोअर एंड पे ट्रेड किया मतलब नीचे के 1000 पॉइंट में ट्रेड किया जो कि 24,300 25,300 था। कुछ समय 25,300 से 26,300 ट्रेड किया बट ब्रॉडली कहीं गया नहीं। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ब्रॉडली आप हुँ। कहीं बहुत ज़्यादा नेट मूवमेंट आपका नहीं है। आप वही 25,500 के आसपास ही पड़े हैं आज भी और ब्रेकआउट होके भी 13-14 हफ्ते हो गए लेकिन कहीं पे भी नेट मूवमेंट नहीं है। तो ये कोई बहुत अच्छा मीडियम टू लॉन्ग टर्म संकेत नहीं है। मतलब आप जब 40 एक हफ्ते इसी रेंज में निकाल दिए, ब्रेकआउट भी आपने किया तो आप 12-13 हफ्ते से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। टारगेट के आसपास गए थे, वहाँ से भी आप 200 पॉइंट नीचे रह गए। तो मुझे कोई इससे कोई बहुत अच्छे संकेत या कुछ बहुत इससे मुझे खुशी नहीं मिल रही है इस सेटअप से कि हाँ, आगे कुछ अच्छा और बन सके ऐसा उम्मीदें मुझे लगता है नहीं बन पा रही हैं और धीमे-धीमे अब ये एकदम ज़ाहिर होता जा रहा है कि ऊपर में बाज़ार किन्हीं कारणों से टिक नहीं पा रहा है। थोड़े बहुत शॉर्ट टर्म लेना-बेचना लगा हुआ है लेकिन ब्रॉडली अगर आप देखेंगे तो एफआईआईज़ बेच ही रहे हैं और जैसे आपने बोला, एक ही दिन में सारी कसर पूरी कर दी है और जब आप निफ्टी आईटी बाद में हम उसको देखेंगे तो वहाँ पे भी दिखेगा कि कैसे कुछ कम टाइम में आपने एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम में डैमेज कर दिया है। तो ये जो है ना आगे जाने के लिए मेरे हिसाब से अच्छे संकेत नहीं है। कल्प्रिट कोई भी आप बोल दीजिए आज आईटी को बुरा भला बोला जाएगा क्योंकि आईटी ने शुरुआत की है इस चीज़ की, लेकिन हुँ। एक-एक करके सबका नंबर लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। हर सेक्टर का एक-एक करके नंबर लगेगा। हर सेक्टर का नंबर लगेगा यार। 8 जी, 26,000 ना एक पनौती है। जी, 26,000 का जो आंकड़ा है वो टूट नहीं पा रहा है। और इसको मैंने मतलब हमने पिछली बार बताया था कि डेढ़ 2 दर्जन बार कम से कम हो चुका है। 26,000 के ऊपर जाके वहाँ से टूट जाता है मार्केट। 26,300, 200, 100। तो ये जी। 26 जो है पनौती है। 6 और 2 8, 8 का अंक वैसे भी ज्योतिष के हिसाब से बहुत शुभ नहीं माना जाता। 8 8 की जो डिज़ाइन है ना, ऐसे घूम, वो चक्री बना देता है सबको। साल भी 2026 ही है, साल भी 26 है। साल भी 2026 है। खैर जी, अभी चलते हैं, पहले देखते हैं चार्ट क्या है। तो सबसे पहला चार्ट निफ्टी का, क्या लग रहा है जी। इसमें, क्या दिख रहा है? अब तो काफ़ी आईटी के बाद तो इसने भी आखिरी दिन में काफ़ी तोड़-फोड़ कर दी है। देखिए, इसलिए थोड़े-से डेली चार्ट्स दिखाए क्योंकि थोड़ा और ग्रैन्युलर हो जाता है डेटा, आपको थोड़ा और शॉर्ट टर्म उसके अंदर दिखने लगता है कि पैटर्न्स क्या हैं। तो आप ये देखिए कि वो जब जब हमारा ये ट्रेड डील वाला अनाउंसमेंट हुआ,
तो एक सांकेतिक तौर पे वो उस समय गैप अप खुला और उतना बड़ा एक बुलिश गैप आया। अब आप ये कल के कैंडल में देखिए, कल और परसों के कैंडल में भी आपको दिखेगा छोटे-छोटे 2 गैप हैं। परसों वाले कैंडल के एक कैंडल पहले आपको छोटा-सा गैप दिखेगा और एक कल जो फ्राइडे वाला गैप बना थर्सडे से फ्राइडे के बीच में, वो एक डिसेंट ठीक-ठाक बेयरिश गैप है। तो आपने एक बुलिश गैप रखा, तुरंत बाद उसके आप बेयरिश गैप रखना शुरू कर दिया आपने। इसका मतलब कि कहीं न कहीं उस बुलिश गैप का वेटेज या उसका इम्पोर्टेंस कम हो गया है, उसका फॉलो थ्रू नहीं आया है। ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा डायरेक्शन का रुझान यहाँ पे निकलता है और एक संकेत ये भी मिलता है कि भई इतना बड़ा गैप अप के बाद आप फॉलो थ्रू कर ही नहीं पाए हैं। 2 हफ्ते हो गए अब आपसे फॉलो थ्रू हुआ नहीं और आपने वो लो तोड़ दिया है। जो पहला स्विंग लो बना आपका गैप अप होके आप जो 4-5 दिन कंसोलिडेट करे, उसका लो कल निफ्टी ने तोड़ के उसके नीचे बंद किया है। मेरे हिसाब से ये काफ़ी एक बेयरिश रीडिंग है शॉर्ट टर्म में। अब हम जब डेली चार्ट देख रहे हैं तो हम शॉर्ट टर्म में देखेंगे, हफ्ता 10 दिन की इस चार्ट से बात करेंगे। तो हफ्ता 10 दिन के लिए ये एक बेयरिश सेटअप है और मुझे लग रहा है कहीं न कहीं ये कारण बनेगा कि वो नीचे वाला गैप भी भर जाएगा। जो बुलिश गैप था उसको कहीं ये जाके भरेगा ऐसा मेरा मानना है। तो अगला 3-4 दिन बहुत क्रूशियल है। मेरे हिसाब से तो अब मैंने शॉर्ट टर्म गए हफ्ते हुँ, तक ये था कि शॉर्ट टर्म में शायद हम 26,500 200 पॉइंट एक्स्ट्रा कर पाएँ और वो ओपन एक केस था। बट वो अब धीमे-धीमे वो विंडो क्लोज़ होती जा रही है। तेज़ी की सारी विंडोज़ धीमे-धीमे क्लोज़ होती जा रही हैं। वो जो प्रोबेबिलिटीज़ थी 10% 15% की शायद बाज़ार ऊपर जाए और हमेशा हम प्रोबेबिलिटी में ही बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो 15% जो प्रोबेबिलिटी थी कि बाज़ार शायद ऊपर चला जाए और 25,200 का मेरा एक टारगेट पेंडिंग था वो शायद कर ले। मुझे लगता है इस हफ्ते के कैंडल के बाद से मेरे लिए वो विंडो क्लोज़ होके कहीं 10% के नीचे चली गई। अब एक 90% प्रोबेबिलिटी ये है कि अब आप ऊपर नहीं जा पाएँगे। बहुत ज़्यादा आप यहाँ से ऊपर नहीं जा पाएँगे और 26,300 के ऊपर ही शायद अब तो जिस तरह से बना है सेटअप, उसके ऊपर भी आप बहुत हुँ, ज़्यादा नहीं जा पाएँ और आप नीचे की तरफ ही फिसलेंगे। अब लेवल क्या इम्पोर्टेंट रह जाता है? एक तो हुँ, आपका लॉन्ग डेटेड एवरेज 200 दिन वाला, वो है मेरे ख्याल से कहीं 25,200 के आस-पास है। वो एक नोशनल मुझे लगता है वो एक नोशनल थोड़ा-सा एक सेंटिमेंट वाइज़ वो थोड़ा-सा नोशनल 1-2 दिन वहाँ आप रह सकते हैं लगता है, बट मुझे इस बार हुँ, लगता है कि लास्ट टाइम विप्सा हुआ था, इस बार टूटेगा। और जो बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स आ रहे हैं वो सारे वही 24,300 वाले आ रहे हैं। अब वो रेंज जो 40 हफ्ते की है, 24,300 से 26,300 की जिस दिन टूटी, तो आप मान के चलिए कि 2,000 पॉइंट की रेंज ऊपर बनी थी। 26,300 24,300 से आप 2,000 माइनस करिए तो 22,300 हुँ, और वो वाले लेवल्स आपके खुले हुए हैं। जो मैंने नीचे भी वो इलेक्शन वाले लोज़ जो बने थे, इलेक्शन वाला जो लो था 21,800 के आसपास, उसके पहले बहुत सारे लोज़ रहे थे इलेक्शन के पहले 21,300 21,500 आई थिंक उस ज़ोन में आप जा रहे हैं। 21,500 से हुँ। 22,300 वाले ज़ोन में जाके आप गिरेंगे, तो ये बताओ 24,300 टूट के वो कन्फर्मेशन आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट वीक के लिए 2 लेवल कौन सा ध्यान रखना चाहिए? एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला? नेक्स्ट वीक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल तो आपका 200 दिन का एवरेज है। आई थिंक उसके नीचे गया तो लॉन्ग ओनली की सेलिंग और इंटेंसिफाई हो जाएगी। गोरे ने कहीं हुँ, आपको वो संकेत दे ही दिया है कि कहीं वो नंबर जा रहा है। तो वो जैसे ही टूटेगा तो आई थिंक उसको डिफेंड किया गया था लास्ट टाइम। लास्ट टाइम जब हम हुँ, 25,000 के आस-पास आए थे तो डीआईएस ने बहुत बड़ी वो एक 7-8 हज़ार करोड़ की बाइंग की थी। सो लेट्स सी इस बार आप वहाँ जाते हैं तो कितना कितना एम्यूनिशन उधर बचा हुआ है और कितनी हिम्मत लोगों के पास वहाँ बची है कि फिर से उसको डिफेंड करेंगे। डिफेंड हो गया शॉर्ट टर्म में तो ठीक है, एक बाउंस छोटा-मोटा आपको मिलेगा, नहीं हुआ तो आप 24,300 जा रहे हैं और 24,300 ही वो बड़ी वो बड़ा नंबर है अब, जिसको तोड़ के आई थिंक अगर टूट गया डिसाइसिवली तो फिर आपको एक 1,500 से 2,000 पॉइंट नीचे का जो जो है चाल आपको रास्ता नीचे खुल देखने के लिए मिलेगी। और ऊपर का जहाँ तक आपने लेवल बोला, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा 26,300 के ऊपर बाज़ार जा पा रहा है और जा पाएगा। तो वो भी चीज़ इस हफ्ते में एकदम क्लियर धीमे-धीमे वो बोलते हैं ना वो अब वो पकती जा रही है। पहले वो कच्चे लेवल्स थे, अब वो पकते-पकते अब ऐसा लग रहा है कि अब शायद 26,300 ही नहीं टूटे, 26,500 की तो बात शायद अब मैंने जैसे बोला 10% भी नहीं रह गई है कि वो आएगा। जी। ओके, तो ये है तस्वीर कि भई 200 डीएमए नहीं टूटना चाहिए। अगर वो टूटा तो फिर रास्ता नीचे खुल जाएगा और ऊपर में काफ़ी कठिन, वैसे भी कठिन इसलिए हो जाता है, देखिए इतनी बड़ी गिरावट होती है ना, तो बुल्स जी। के अंदर भी हिम्मत चाहिए। और अभी आईटीएल की जब बात करेंगे तो उसमें देखेंगे हम लोग, लेकिन पहले निफ्टी 500 मुझे बताइए, ये ज़्यादा डिसाइसिवली नीचे की तरफ जा रहा है क्या? देखिए, ये भी डेली दिखा रहा है, पैटर्न्स तो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। डिसाइसिवली इसलिए इसको हम इसमें ज़्यादा वेट हम इसलिए दे रहे हैं कि जो हम पहले भी बहुत चर्चा कर चुके हैं पॉडकास्ट में, लोग पहले वाले भी जाके देखें ज़रूर। इन इन सीक्वेंस जब देखेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। जस्ट लाइक ओटीटी सीरीज़ देख डालें अगर आज से लेके पीछे के 6-7 पॉडकास्ट ये समझ के चलें कि एपिसोड थे, उनको देखें तो आपको एक सीक्वेंस दिखेगा। हम बीच में तोड़-तोड़ के कभी बात नहीं करते हैं, रोज़-रोज़ व्यू चेंज नहीं करते। तो सीक्वेंस में दिखेगा कि थॉट प्रोसेस क्या है। थोड़ा बहुत कभी गलत गए, कभी सही गए, कभी बाउंस ज़्यादा आया, बट ब्रॉडली थॉट प्रोसेस यही रखा है कि भाई डिलीवरी बेस्ड सेलिंग है, बिना डिलीवरी बेस्ड सेलिंग के आप मार्केट को रोक नहीं सकते। और वो अब आपको दिख रहा है कि भाई डिलीवरी बेस्ड सेलिंग है।
तो अब पैसा और डिलीवरी अभी तक तो मैच हो रहे हैं, इसीलिए आप शायद इन्हीं रेंजेस में 30-40 हफ्ते से हैं। बट देखिए ये सारी रेंजेस ऐसा नहीं है कि जन्म-जन्मांतर चलेंगी, ये टूटेंगी ज़रूर, चाहे ऊपर चाहे नीचे। आपको अपना साइड डिसाइड करना है कि आप किसके साथ हैं, ऊपर वाले के साथ कि नीचे वाले के साथ। मैं फिलहाल नीचे वाले के साथ हूँ। मुझे लगता है कि 80-90% चांस ये है कि रेंज नीचे की तरफ टूटेगी और धीमे-धीमे आपको वो नीचे वाले टारगेट्स पहले वो बड़ी वाली जो ऑरेंज वाली मैंने रेंज बनाई हुई है, वो सारे टारगेट्स दिखेंगे जो कि निफ्टी के लिए कहीं 21,300, 21,500, 22,000 के आसपास हैं। यहाँ पे आपके लिए वो लेवल 19,500 और 20,000 के आसपास है। तो जो इंडेक्स अभी 23,000 चल रहा है, 23,300 वो अगर 19-20 19,500 और 20,000 वाले सैकड़े में जाता है, तो आई थिंक अभी यहाँ से आपके पास 15% गिरावट और है। 15 से 20% यहाँ गिरावट है मिनिमम। उससे फिर ज़्यादा होगी तो देखेंगे। बट यहाँ पे भी मुझे लगता है कि वो होने वाला है और यहाँ तो जो मैं पहले से भी बोल रहा हूँ कि देखिए वो बॉक्स का ब्रेकआउट ही नहीं हुआ, उसके टारगेट ही नहीं आए और ये जो ब्लू बॉक्स बनाया है ये तकरीबन 40 हफ्ते का बॉक्स हो चुका है। 40 हफ्ते से आपने कुछ किया नहीं है। तमन्नाएँ बाज़ार की बहुत थी कि इंडिया बुल मार्केट में है, ये है, वो है, ताबड़तोड़ ये होगा, वो होगा, सब ठीक है, सब बढ़िया हो जाएगा, ट्रेड डील आएगी तो ब्रेकआउट हो जाएगा, ये होगा, वो होगा। अब तो ट्रेड डील भी आ गई। तो बाज़ार अब इसको बार-बार तो पचाएगा नहीं। ट्रेड डील वाला जो 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 वो डिस्काउंट हो चुकी है। वो जो एक इवेंट था ट्रेड डील, आई थिंक बाज़ार ने उसको पचा लिया उस इवेंट को। अब उसका कुछ असर नहीं आने वाला है। उसमें आप 5% और कट कट कर लो, 5% बढ़ा लो। मुझे नहीं लगता कि उससे वजह से मार्केट एक ही चीज़ को बार-बार डिस्काउंट नहीं करता है। वो स्टोरी खत्म हो चुकी है। मार्केट इज़ नाउ ड बैक टू बेसिक्स वि वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो एक बार वो निकल गया। वी आर बैक टू बेसिक्स, बैक टू डिमांड सप्लाई। अब किसी के पास कोई स्टोरी नहीं है देने के लिए कि इसकी वजह से चल जाएँगे। तो मुझे लगता नहीं कि अब गोइंग फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा कुछ बचा है, धीमे-धीमे प्रेशर आता जाएगा। मोमेंटम इंडिकेटर्स यहाँ है नहीं, मैं उतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, लेकिन धीमे-धीमे मोमेंटम भी प्राइस का साथ छोड़ते जा रहा है। नेगेटिव डाइवर्जेंस बनते जा रहे हैं। आप बड़े-बड़े इंडिकेटर्स जब बड़े-बड़े टाइम फ्रेम के इंडिकेटर देखेंगे, तो नेगेटिव डाइवर्जेंस बना है, जो अपने आप में एक संकेत है कि ये गिरेगा। और वर्ल्ड मार्केट्स भी अभी हम जब आगे देखेंगे, तो वो भी अटक गए हैं। वो भी 4-5 वो भी 15-20 हफ्ते से अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और वहाँ पे भी पैटर्न्स थोड़े से जो है नरम या बेयरिश बन रहे हैं। तो सारा जब मैं समीकरण देखता हूँ, करेंसी, कमोडिटी सब मिला के देखता हूँ, लास्ट पॉडकास्ट में देखिए डॉलर की बात की थी। हमें तो यही लग रहा है कि भाई डॉलर ही 94-96 पे अटक गया है। 4-5 महीने से नीचे टूट नहीं रहा है, इवन दो डी-डॉलराइजेशन और डॉलर पे इतना बेयरिश सेंटीमेंट है। तो अगर वहाँ शॉर्ट कवरिंग आ गई, तो बाकी सारे एसेट क्लासेस में एक करेक्शन आ जाएगा, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। जब डॉलर चलता है, तो सब सब जगह करेक्शन आ जाता है। तो वो मुझे लग रहा है। और गए हफ्ते का एक बहुत इंपॉर्टेंट नज़रिया ये भी है कि यूएस 10 ईयर भागा है। मतलब वो 11, 12, 10, 110, 11 पे अटक रहा था 10 ईयर का भाव। वो सडनली 13, 14 हो गया है। यील्ड्स कूल ऑफ हो गई हैं वहाँ पे थोड़ी-सी। ये सारा शॉर्ट टर्म फिनोमेनन, शॉर्ट टू मीडियम टर्म फिनोमेनन है। तो मेरे ख्याल से 10-12 हफ्ते चलेगा। तो मुझे लगता है कि ये बॉन्ड्स के यूएस 10 ईयर में पैसा जा रहा है और रिस्क ऑफ ट्रेड है ये। ठीक है? जी। तो ये मेरे ख्याल से रिस्क ऑफ ट्रेड है वहाँ पे यूएस में, जहाँ पे बॉन्ड्स के भाव बढ़ने लगे हैं। तो लग रहा है कि डॉलर चलेगा और साथ में बाकी सब एसेट क्लासेस में प्रेशर रहेगा, इंक्लूडिंग कमोडिटीज़ एंड इक्विटीज़। केस टू केस बेसिस पे देखेंगे, बट मुझे लगता है बाकी सब जगह प्रेशर रहने वाला है। कल एक ऐसी खबर चल भी रही थी कि रशिया भी तैयार हो गया है कि अब डॉलर पे ही अपना वो काम-काज करेगा। ये सब पता नहीं, मैं सच्चाई नहीं जानता, लेकिन कई बार लगता है जी, खबरें प्लांट की जाती हैं और उसके चक्कर में बहुत सारे एसेट क्लासेस में दबाव देखने को मिलता है। बट एक चीज़ मैं जी, यहाँ बता दूँ दर्शकों की, कुछ भी कर ले डॉलर, कुछ भी कर ले अमेरिका, कुछ भी कर ले रशिया, जो आप लोगों ने M2 मनी क्रिएट की है ना, वो अपना हिसाब करके जी, जाएगी। इसको कभी डिटेल जी, में डिस्कस करेंगे। एनीवे आगे जी, बढ़ते हैं। अगला चार्ट है आपका आईटी दोस्तों। इसकी हुई है जी, पिटाई। इस जी। चार्ट को दिखाने से पहले मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। आप लोग पहले उसको सुनिए, फिर इस चार्ट को हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने कहा इस चार्ट पे अगर निफ्टी आईटी में 5 साल से सेलिंग चल रही है, वो चार्ट ये क्लियरली दर्शा रहा है। इसमें कुछ इफ, बट, येस, नो, इसमें शक-शुबा का चांस ही नहीं है। ये 39,000 के ऊपर कुछ भी कर ले। एक बार गया था वही जो 24वें जून सितंबर में, उसके बाद से ये 3-4 साल हो गए हैं, ये जा ही नहीं पा रहा है 39,000 के ऊपर। कारण बाजार को अपने अंदर मालूम है, कोई ना कोई तो इस लेवल को देख रहा है, किसी ना किसी के रेशियो में ये बैठा हुआ है, किसी ना किसी के ज़हन में ये बैठा है कि जब-जब 39,000 आता है, तब-तब वो माल बेचता है। जब-जब 39,000 आता है, तब-तब वो माल बेचता है। और मैं हर बार बार-बार एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग यही बोलता हूँ, किसी भी बड़े इंडेक्स या किसी भी बड़े स्टॉक के भाव को रोकने के लिए एक और एक ही चीज़ चाहिए, डिलीवरी बेस्ड सेलिंग। अब वो कहाँ से आ रही है, क्या आ रही है, कौन बेच रहा है, वो सब में नहीं जाते हैं। बट 39,000 पे निफ्टी आईटी में ज़बरदस्त डिलीवरी बेस्ड सेलिंग है। नीचे के दायरे टूटेंगे, तो आपको नीचे के और दायरे खुलते हुए दिखेंगे। अब ये जो शो आप देख रहे हैं इसमें फ्रेम बाय फ्रेम मैच कर लीजिए, लास्ट वीक का है ये। ये मैंने इसलिए जी, दिखाया कि पिछले हफ्ते हम लोगों ने बात की थी और इसी हफ्ते आईटी में
धुआंधार हो गया। पॉइंट यहाँ पे ये है जो कि जैसे अभी सर्वे ने बीच में बात करी कि अगर इनके शो को आप कंटिन्यूएशन में नहीं देखेंगे, कंटिन्यूटी में नहीं देखेंगे, तो आप इनके बहुत बड़े विरोधी बन जाएंगे, और आप कंटिन्यूएशन में देखेंगे तो इनके फैन हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे जितने शो आप रोज देखिए, एक दिन देखना है तो मत देखिए, आप मेरा फॉलो मत करिए, आप किसी जी, दूसरे चैनल पे जाइए। क्योंकि मैं आज भी कहता हूँ, मैंने कल अभय के साथ एक शो किया था, मैंने उनका 1 जनवरी 2025 का एक वीडियो दिखाया कि तब उन्होंने आईटी के बारे में क्या बोला था। सो इफ यू वांट टू फॉलो कंप्लीटली देन ओनली, अदरवाइज कोई फायदा होगा नहीं आपका। तो जी। बाई चांस ये तो फिर अगले पिछले हफ्ते हम लोगों ने बोला था कि आईटी में जो ट्रेंड बना हुआ है वो काफी वीक है। 39,000 तो छोड़ो, अगर गिरावट शुरू हुई तो बहुत बुरी तरीके से पिटेगा। तो वो लास्ट वीक हमने देख लिया, एक महीने में ये इंडेक्स 15 15.5% गिर चुका है। बताइए सरवेन जी। नहीं, मैं इसमें करेक्शन करूँगा नीरज जी, 1 महीना नहीं हुआ है, अभी 14 दिन ही हुए हैं, 15 दिन हुए हैं, आधा महीना ही निकला है, आधे महीने में ही इसकी बैंड बज गई है। देखिए, जो आपने पॉइंट रखा कि मार्केट एक जिगसॉ पज़ल है और अगर आप किसी भी एनालिस्ट को, मैं नहीं बोल रहा हूँ आप मुझे ही फॉलो करें, जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं, उसको 365 दिन आपको फॉलो करना है, फिर आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। या तो आप किसी को फॉलो कर लीजिए, या तो अपना दिमाग लगा लीजिए और दिमाग तो अपना ज़रूर लगाइए कि किसको फॉलो करना है, किसको नहीं। सबसे बड़ा दिमाग आपको इसी में लगाना है, किसको फॉलो करना है, किसको नहीं। एक बार फॉलो किया तो आपको 365 दिन करना है, बीच-बीच में से आप आपका जब मन करे तो आप कोई भी एक छोटा-सा पीस उठा के देख नहीं सकते। आपको पूरे जिगसॉ पज़ल को देखना है कि भाई सामने वाले ने कैसे बिठाया है उसको। तो ये एक चेस की बिसात है, आपको पूरे सारे गेम खेलने हैं, आप बीच-बीच में 4 पीसेस हटा लेंगे, तो फिर उसके बाद बोलेंगे कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो मज़ा नहीं आएगा। तो उस एंगल से अगर आप किसी को भी फॉलो करें, तो करें और हमेशा मैं बोलता हूँ, एनालिस्ट उसी को फॉलो करें, जो आपको ज़िंदगी में 65 बाय कॉल और 35 सेल कॉल दे पाए। मतलब ओवर अ लॉन्ग डेटेड पीरियड। अगर हमेशा बाय, बाय, बाय है, तो भी एनालिस्ट नहीं है, हमेशा सेल, सेल, सेल है, तो भी एनालिस्ट नहीं है। आपको एक ब्रॉड 1, 2 साल, 3 साल और फिर टाइम फ्रेम देख लीजिए। मैं हूँ लॉन्ग टर्म वाला। मेरा आप हर 15 दिन में, हफ्ते भर में बैठ के कॉल देखने शुरू कर देंगे, तो कुछ नहीं होगा। मैं देखता ही मेरी शुरुआती 4 साल के चार्ट देखने से होती है, 4, 8, 16 ये मैं देखता हूँ और उसको मैं 2 साल में खेलता हूँ। तो मेरा कोई भी ट्रेड 1.5 से 2 साल का होता है। जब मैंने 24 में भी बोला था, तो भी यही बोला था कि भाई 2 ढाई साल का बेयर मार्केट आने का पूरा गुंजाइश और संकेत बना हुआ है। तो निफ्टी ने खाली इल्यूजन के तौर पे वो हाई निकाला है, बट हम ऑलरेडी पॉडकास्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि इक्वल वेट इंडाइसेस ने 2026 में नया हाई नहीं मारा, बहुतों ने, एनएसई 500 ने नहीं मारा, मिड कैप, स्मॉल कैप ने नहीं मारा। तो ये सारे इंडाइसेस ऑलरेडी बता रहे हैं कि बुल मार्केट तो 24 में ही खत्म हो गया था। आप उसकी अब अस्थियाँ लेके घूम रहे हैं अभी। बस ऐसा मैं बोलूँगा कि भाई आप वो उसकी डेड बॉडी लेके आप घूम रहे हैं। बुल मार्केट 24 में खत्म हो गया था, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और हमने निफ्टी यूएसडी भी दिखाया हुआ है कि भाई गोरे के लिए तो बुल मार्केट 24 में खत्म हो गया, 26 में तो उसके भाव ही नहीं आए। सो ये सब तक जब तक आप लार्जर समीकरण नहीं देखेंगे, तो आप हमको नहीं समझ पाएँगे। शॉर्ट टर्म में आप हमको फॉलो ही मत करिए। हमको मतलब ही नहीं है 15-20 दिन के कॉल देने-लेने से, ठीक है? 3 से 6 महीने का तो मिनिमम एक ट्रेड होना चाहिए और हम वो ट्रेड 12, 18 और 24 महीने के चार्ट देख के उठाते हैं। जैसे मैंने बोला 4, 8, 16 के चार्ट देखते हैं, फिर उसको 2 साल और 12 महीने में उसको टाइम करते हैं। तो हमारा टाइम फ्रेम ही अलग है, हमारे स्टॉप लॉस ही अलग है। जब तक मेरा स्टॉप लॉस नहीं हुआ, तब तक व्यू वही रहेगा, रोज़-रोज़ व्यू चेंज करके मतलब नहीं है। अब आते हैं निफ्टी आईटी में। देखिए 2 बड़ी लाइनें हैं, एक तो ब्लू लाइन है, वो बड़ी वाली और एक छोटी वाली। तो देखिए बड़ी वाली ब्लू लाइन टूटी थी, उसका एक व्हिपसॉ हुआ था। उसके ऊपर एक बड़ा एक हैमर का कैंडल बना था, व्हिपसॉ हुआ था। तो हमें लगा था कि चलो, इस हैमर पे तो बाजार चलेगा। तो एक बार के लिए हमने भी सोचा था कि आईटी थोड़ा चल सकता है। तो वो 2-3 महीना 2 महीना मुश्किल से 2 महीना चला। तीसरे महीने में उसने फिर एक बेरिश कैंडल 39,000 40,000 पे दे दिया। तो उसी दिन क्लैरिटी आ गई थी, अच्छा 25 के मिड में ही कि भैया ये अब नहीं चल पा रहा है। तब से फिर ये हमारा वापस चला गया सेल लिस्ट में कि नहीं भाई अभी ये चल नहीं पा रहा है, ये 39-40,000 के ऊपर नहीं जा पाएगा। अब इस हफ्ते में उसने कर क्या दिया और इनफैक्ट ये दो इस फोर्टनाइट में क्या कर दिया, इन 14 दिन में उसने पिछले 5 महीने का लो तोड़ दिया है। 14 दिन में आपने 6 महीने का नया लो बना दिया है। अब ये अगर बेरिशनेस नहीं है, तो भाई साहब फिर मैं किसी को नहीं एक्सप्लेन कर सकता कि बेरिशनेस क्या होती है। आपने करेक्ट। 150 दिन का काम 15 दिन में निपटा दिया है। 150 दिन लगे थे आपको बढ़ने में, 5 महीने, और आपने 15 दिन में काट के उसको लो को तोड़ दिया। ये अगर बेरिशनेस नहीं है, तो फिर और कुछ बेरिशनेस नहीं होती है। यही होती है बेरिशनेस, और ये दिख रहा है कि इतने बड़े इंपॉर्टेंट लेवल से 2022 के बाद से ये लेवल पे टिक नहीं पा रहा है। जैसे मैंने लास्ट पॉडकास्ट में ही बोला कि 3-4 महीने के लिए नाम मात्र के लिए गया था, नाम मात्र के लिए। मेरे टाइम फ्रेम में। शॉर्ट टर्म वाले के लिए तो बहुत बड़ा मूव था, वो 4 महीने ऊपर था। मैं क्योंकि हुँ, 24 महीने वाला हूँ, तो 24 महीने में से 4 महीने की कोई रेशियो नहीं होती है। मतलब वो इट्स हार्डली 20-25% तो 15-20% टाइम वो थोड़ा गया था, लेकिन वो 22 के बाद से 4 साल से इनफैक्ट 48 महीने में 4 महीने ऊपर रहा है 39 के, बाकी सब उसके नीचे ही बिताए हैं। अब तो ये क्लियर कट है, जिस तरह का ये ब्रेकडाउन है, अच्छा आप ये वो पहले 31 वाले 33 जी। 160 की क्या इम्पोर्टेंस? 33-160 की देखिए इम्पोर्टेंस ये है कि वो तो
33,160 तो इस हफ्ते का क्लोज हो गया मेरे लिए। जो मेरी ऑरेंज लाइन है 31,300 पे, और वही ऑरेंज लाइन देखिए, ये अपनी ऑरेंज लाइन के कितने पास आ गया है। निफ्टी की वो ऑरेंज लाइन, जो इलेक्शन वाले, जो जून वाले और वो सारे जो लोज है निफ्टी के लिए, कहीं वो लाइन 21,521 800 पे है, ठीक है। और ये ऑलरेडी उस लाइन के एकदम पास में आ रहा है, उस रेंज के। वैसे तो पूरा पूरा आप लेवल देखेंगे तो वो तो मैंने आपको बोला ही है कि वो तो जा रहा है तकरीबन 26,000 तक। तो मुझे लग रहा है कि भाई, एक तो 31,300 की तो जर्नी, हमने तो ऊपर ही बोल दिया था कि वो 31,300 की तो जर्नी आ रही है, इतनी जल्दी आ जाएगी, ये एक सरप्राइज है मेरे लिए भी। बट मार्केट हमेशा ऐसा ही करता है, आपको सरप्राइज देता है। टाइम पे आपका कोई बस नहीं चलता। ये अगेन प्रूव हो चुका है कि टाइम पे आपका बस नहीं है। आप अपने व्यू में खड़े रहिए, अगर आप सही हैं, आपका स्टॉप लॉस नहीं हुआ, चाहे चाहे वो 10 दिन में आए या 10 महीने में आए, मतलब पैसा कमाने से। अब ये 31,300 वाली जर्नी ये कर रहा है। 31,300 तोड़ने के बाद, 31,300 तोड़ने के बाद मुझे लगता है कि फिर 26-27 हजार के घर इसके खुल जाएंगे। और उसमें कोई मुझे शक शुबा ज्यादा है नहीं, इन द सेंस, जब हम शक शुबा नहीं बोलते तो मतलब 90% वी आर श्योर। 10% के लिए हमेशा हम प्रोबेबिलिटी एनालिस्ट हैं, टेक्निकल एनालिस्ट हैं, तो हर चीज में एक 10% तो देयर इज ऑलवेज सम अननोन। बट 90% वी आर श्योर कि भैया ये जो है, अगर 31 तोड़ दिया तो ये 26,000 27,000 वाले रेंज में चला जाएगा। ये सबसे वीक इंडेक्स है, और इसमें 4 साल से डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। 4 साल का डिस्ट्रीब्यूशन कोई 4 महीने में थोड़ी ना खत्म होता है। इसको 12-18 महीने का एक साइडवेज टू डाउन वाले जोन में जाएगा, और वो सब खत्म करने के बाद ही कहीं इसका बॉटम हम कहीं बाद में ढूंढेंगे। मुझे लगता है इसका बॉटम ढूंढने में भी 12-15 महीने आगे बाकी हैं, तब ढूंढेंगे। अभी तो इसकी शुरुआत हुई है, अभी तो पिटाई की शुरुआत हुई है। लेट्स सी। नो डाउट थोड़ा सा ओवरसोल्ड है शॉर्ट टर्म सेटअप्स में, बट मुझे नहीं लगता कि इस बार दम है इसको रुक पाने के लिए। जिस तरह की सेलिंग चल रही है, मुझे लगता है कि 31 के बाद 26-27 ये आना चाहिए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये पॉइंट हुआ लास्ट वीक कि हमने देखा कि जो इसके लिए फंडामेंटल खबरें थी ना, रोज एक नया धमाका यूएस में होता था। वो भी लोग हम लोग को ऐसा ना कि प्लान करके करते थे कि डेली एक अनाउंसमेंट करेंगे, कभी एंथ्रोपिक करेगा, फिर एल्गोरिदम करेगा, फिर ओपन जी, एआई करेगा। तो उसकी वजह से हर दिन आईटी में पिटाई होती रही। ऐसा भी नहीं था जी, कि कोई एक दिन खबर आई। और ये फंडामेंटल जो चेंज हो रहे हैं आईटी इंडस्ट्री में, आईटी कंपनियों के लिए, उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। कुछ लोग, कल हमने एक शो किया था तो बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि इतने मार्केट गिर गया है तो आप आईटी को ऐसे बोल रहे हैं, या आप बहुत बड़े कोडर हैं क्या, या आपने क्या आईटी में काम किया जो आईटी समझते हैं। तो जी, उनकी उनके दर्द को मैं समझता हूँ कि उनको नुकसान हुआ होगा तो उनको बहुत पेन है। लेकिन भाई साहब, आपके पेन या दुखी होने से मार्केट को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मार्केट उसी पे चलेगा जो फंडामेंटल्स हैं। जो चेंज हो रहा है जी, उस पर मार्केट रिएक्ट करेगा। हमारे खुश होने से, आपके दुखी होने से, या आपके नाचने से, चैनलों पे चीयर लीडर बन जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जी, इसलिए बी सीरियस एंड टेक इट एज सीरियस कि जी, क्या हो रहा है उसको समझिए। आपको कोडिंग आती है नहीं आती है, आप बहुत बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपर है कि नहीं है। नारायण मूर्ति जी बहुत महान व्यक्ति हैं, उन्होंने आईटी की बहुत बड़ी कंपनी खड़ी की है। इसका जीरो वैल्यू है आज की तारीख में। आज जो हो रहा है ना, उसको समझिए। उन्होंने महान काम किया पहले, आज नहीं काम कर रहा ना वो, आज आपका नुकसान हो रहा है। तो उसको उसी स्पिरिट में देखिए। डोंट गेट पर्सनल विद द फाइनेंस एंड मनी। पैसा पर्सनल नहीं होता है, पैसे में दिमाग लगता है। तो इसलिए आईटी की जो स्टोरी मैं पिछले 1-2 साल से समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। मैंने, एक हमारे मित्र हैं धीरज कौल, उनके साथ मैंने कई शोज किए हैं आईटी एआई पर, कि दुनिया जी, बदल जाएगी आपकी एआई। आपने शो नहीं देखा है तो आपकी गलती, आप समझ ही नहीं रहे तो आपकी गलती। बी सीरियस, वरना आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाली। और लोगों को लगता है कि आप लोग इतने हंस हंस के क्यों बात करते हैं, तो मैं नाचूं क्या, रो इसमें। मेरे दुखी होने से थोड़ी आईटी इंडेक्स चलने लगेगा कि वो कल वो सर्किट लग जाएगा उसमें, या आपके बहुत दुखी होने से कहेगा अच्छा ये बहुत दुखी है, चलो इनको 10% गेन दे दें। ऐसा नहीं होता दोस्तों। सो टेक इट सीरियसली। खैर, अभी हो गई आईटी की बात। आईटी में जो पिटाई वटाई देखिए, हो मैं चुकी इसमें है। ऐड करूंगा कि देखिए, मार्केट हाँ, इज इमोशनलेस। मार्केट इमोशनलेस है। इसीलिए मैंने आज से 20-25 साल पहले कारण ढूंढने बंद कर दिए। जब आप कारण ढूंढ लगते हैं ना, तो आपका डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि अब आप सोचेंगे ये वो, और बहुत सारे बायसेस आ जाते हैं, कंफर्मेशन बायस, हर्डिंग बायस, एंकरिंग बायस। मतलब वो जब साइकोलॉजी का पार्ट आप जब पढ़ेंगे, तो मार्केट में आपका जो दिमाग है ना, वो 80-90% आपको नाच नचाता है। बाकी थियरी तो 10% 20% ही काम आती है। तो अपने दिमाग पे कंट्रोल, इमोशंस पे कंट्रोल ही सबसे इंपॉर्टेंट है। और अब रो के तो शो नहीं करेंगे। टीवी पे हैं तो थोड़ा स्माइल आएगा। अच्छा, सही गए हैं, सैटिस्फैक्शन मिलता है तो चेहरे पे स्माइल आएगा ना, दुखी कैसे हो सकते हैं? अगर आप हाँ, जब गलत जाएँगे तो थोड़ा
तब भी रोएंगे नहीं, देखिए बट हाँ, तब थोड़ा आदमी हल्का सा क्या है, फिर वो सीरियस होके बात करेगा। बट वैसे उसमें भी गलत भी गए तो भी स्माइल, मतलब आप जब ट्रेड ले रहे हैं, जब हमको डे वन में ही मालूम है, जैसे मैंने बोल दिया कि जब हम श्योर कहते हैं तो हम 90% श्योर होते हैं, 100% तो कोई श्योर नहीं है, चाहे कितना बड़ा फंडामेंटल ज्ञानी क्यों ना हो या टेक्निकल ज्ञानी क्यों ना हो। मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, पहले ये समझना सबके लिए बहुत बहुत जरूरी है। ये एक मैथमेटिकल गेम है, इसको इमोशन से ना जोड़ें, इट्स प्योर मैथमेटिक्स। सब कुछ जोड़ेंगे तो गणित अपने आप निकल आती है, किसने कितने पैसे बनाए, कितने पैसे बन सकते थे, हर चीज का एक फाइनाइट नंबर होता है। ये वो नहीं है परेश रावल जी की अंदाज अपना अपना की पोल्ट्री फार्म की मुर्गियां होंगी, फिर मुर्गियों से लाखों अंडे होंगे, लाखों अंडों से करोड़ों करोड़ों मुर्गियों से अरबों आमलेट। यहाँ पे ये गणित नहीं चल सकता, नहीं चलता है। देयर इज एवरीथिंग इज फाइनाइट। एक कैप्सूल है, वो फाइनाइट है। ठीक है, वो कैप्सूल बहुत बड़ा है, वो कैप्सूल $5 ट्रिलियन का है, बट है। उसके बाद वो सडनली $15 ट्रिलियन का नहीं हो जाएगा रातों रात, या 10 का नहीं हो जाएगा। हर चीज को टाइम लगता है। तो उस कैप्सूल को समझिए कि करंट कैप्सूल कितना बड़ा हो सकता है। तो मुझे लगता है जितना बड़ा करंट कैप्सूल होना था इस बुल मार्केट का, वो हो चुका है। इसके बाद कैप्सूल ही फट जाएगा। अगर आप और खींचेंगे ना रबड़ बैंड को, तो वो फट जाएगा। तो उस चीज को समझें कि जितना कैप्सूल फूलना था, बढ़ना था, बलून जितना फूलना था, इस बुल मार्केट का हो गया। इस बुल मार्केट का हो गया। कोविड से जो आपने चालू किया था, वो अब खत्म हो रहा है, या खत्म हो गया है 24 में। मेरे हिसाब से तो 24 कोविड वाली रैली 24 में खत्म हो गई है। उसका अब आपको करेक्शन लेना है। 5-6 साल की जो बुल मार्केट थी, उसका आपको करेक्शन लेना है। तो 24 में ही बोल दिया था कि 18 से 24 महीने, तो अभी भी 10 महीने बाकी हैं। अभी और 10 महीने बाकी हैं। 10 महीने में कुछ भी हो सकता है। आईटी ने दिखा दिया कि 14 दिन में क्या हो सकता है। 14 दिन में 6 महीने का लो बना दिया। तो अभी तो 10 महीने बाकी हैं। तो देखिए क्या-क्या होता है आगे। फिर जो भी होगा देखेंगे। अच्छा हाँ, अगर आप पैसा कमा चुके हैं, जब आप ट्रेड में इन द मनी हो जाते हैं, तो आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। तो जो हम पहले 26,500 पे बोलते थे, 26,300 के भी 27,300 के, 200 के ऊपर नहीं है, वहां आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। वो धीमे धीमे आपका स्टॉप लॉस नीचे आएगा, जैसे जैसे हमारा ये प्रोग्रेस बढ़ेगा। तो मान लीजिए कि वो पिछला वाला स्टॉप लॉस अब आपका 26,500 26,300 पे ही आ जाना चाहिए। तो अब आप कॉस्ट पे हम्म, आ गए। अगर आपने 26,300 शॉर्ट किया हमको सुन के, या अपने मन से जैसे भी, तो आपका कॉस्ट स्टॉप लॉस अब कॉस्ट पे आ जाना चाहिए। यू शुड बी एट कॉस्ट। कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा लें और खड़े रहें। घर से तो कुछ नहीं जाएगा ना। व्यू लिया, व्यू करेक्ट। ठीक ठाक चला गया, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करिए और इस जर्नी का, इसको राइड करिए, इसका हम्म, जूस निकालिए जहां तक निकलता है। बीच में कट गए, विप्सा हो गया, स्टॉप लॉस हो गया, हट जाइए। फिर से दोबारा दूसरा ट्रेड करिए। क्या प्रॉब्लम है? इमोशन लगाएंगे कि नहीं साहब हमने तो ट्रेड किया था, हम मरते दम तक खड़े रहेंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको हम पलट के आपको दिखाएंगे। अगर वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हुआ तो हम भी पलट के दिखाएंगे। जब ब्रेकआउट हुआ था 16 हफ्ते पहले, 15 12 हफ्ते 13 हफ्ते पहले, तो हमने कहा था कि भाई ब्रेकआउट हो गया है, 1000 पॉइंट चलेगा। तो आपको हटना पड़ेगा बीच बीच में से, और समझना पड़ेगा कि आपकी लार्जर पिक्चर में शॉर्ट टर्म पिक्चर कैसे फिट हो रही है। तो जी। बड़े पीस में छोटी पिक्चर फिट करते रहते हैं। जो पहले लगी थी कि 12 हफ्ते कि 26,500 आएगा, नहीं आया, अब वो वापस वी आर बैक टू बेसिक्स, वी आर बैक टू द लार्जर पिक्चर। लार्जर पिक्चर में रिस्क रिवॉर्ड पॉजिटिव नहीं है इंडिया का, निफ्टी का, हम्म, और नीचे की तरफ आपको जाना है। अब वो आप 21,500 22,000 रेंज पे जाएं, या इवन ईयर के करेक्शन जो थोड़े बड़े आते हैं 25-30%, तो आप 19,000 पे जाएं। जहां भी जाना है आपने ये 26 का इवन ईयर का करेक्शन लेना है। और मुझे लगता है कि उस शुरुआत हो गई है, आईटी ने वो संकेत दे दिया है। अब आपको शुतुरमुर्ग के जैसा अपना मुंह छुपा के रखना है, धरती में तो रखिए, शेर तो आ गया है। लास्ट टाइम भी जो बोला, ट्रैक पे ट्रेन है, अब आपको ट्रैक ट्रैक पे बैठे रहना है तो बैठे रहिए, या शुतुरमुर्ग बने रहना है तो बने रहिए। लग तो रहा है कि रिस्क सामने, आंखों के सामने दिख रहा है कि शेर आ गया है, शुतुरमुर्ग मत बनिए। अच्छा, ये वर्ल्ड इंडेक्स तो अभी भी ऊपर की तरफ दिख रहा है, हालांकि लाइंस नैरो हो रही हैं, ऑरेंज और ब्लू। जी, वर्ल्ड इंडेक्स का यही है कि इसकी जो लॉन्ग डेटेड एक पीछे से एक ठीक-ठाक जो 15-18 हफ्ते वाली इसकी जो एक 15-18 महीने वाली, माफ कीजिएगा, जो वो एक लाइन चल रही है, उस पे हम्म, वो रेड लाइन पे जो बेयर्स का जहाँ पे कंट्रोल है, बेयर्स उसको डिफेंड कर रहे हैं। देखिए इस हफ्ते भी डिफेंड किया, उसके 1 हफ्ते पहले भी किया था, तो 3 हफ्ते से आप देखिए उसी पे कहीं बाजार पड़ा हुआ है। यहाँ पे भी जो बॉक्स का ब्रेकआउट हुआ था, निफ्टी 500 में भी जो बॉक्स, सेम ही बॉक्स था, इस बॉक्स का भी टारगेट नहीं आया। ये बॉक्स का जब ब्रेकआउट हुआ तो बहुत ज्यादा टारगेट शायद इस यहाँ पे भी एक 7-8 पॉइंट, 8-6-8 पॉइंट से रह गया। ये 100 वाला इंडेक्स है, तो वो एक 5-1 6 पॉइंट से यहाँ पे भी मेरे हिसाब से टारगेट थोड़ा सा रह गया। और यहाँ पे भी वीक कैंडल्स, ये कैंडल मैंने इसलिए बनाए हैं कि थोड़े वीक कैंडल्स बन रहे हैं। और यही एक इंडेक्स है जहाँ पे अब मोमेंटम थोड़ा-थोड़ा साथ छोड़ने लगा है। थोड़ा-थोड़ा मोमेंटम रीडिंग्स थोड़ी-थोड़ी नरमाने लगी हैं, थोड़ा-थोड़ा सेल, कुछ-कुछ टाइम फ्रेम में से थोड़ा-थोड़ा सेलिंग जैसा आभास आने लगा है। तो ये पूर्वाभास वाला सेटअप है। वीकली कैंडल इसकी एक बेरिश है, और इसके 1 हफ्ते पहले वाली भी कैंडल बेरिश थी। इसको हम एक ऑलमोस्ट बुल्स की कबर खुद गई है ऐसा, मतलब वो कैंडलस्टिक पैटर्न में नाम वैसे ही है, ग्रेवस्टोन डोजी। मतलब जो ग्रेवयार्ड, जब आदमी
को दफनाया जाता है, उसके ऊपर जो प्लाग लगाते हैं, उस तरह की जब डोजी बनती है तो ग्रेवस्टोन, तो उतनी क्लासिकल नहीं बनी है। 1 हफ्ते हम्म, पहले वाली थोड़ी ज़्यादा क्लासिकल थी, मुझे लगी थी, बट ऑलमोस्ट वैसा ही फीलिंग आ रहा है अपर लेवल्स पे। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी आपको जैसे ही वो ब्लू लाइन टूटेगी, जैसे हमने आईटी के लिए बोली थी कि जैसे ही ब्लू लाइन टूटी, छोटी वाली, वैसे ही सेलिंग दिखेगी, तो इस बार वो दिख गई। तो यहाँ पे भी जैसे ही ब्लू लाइन टूटेगी, तो अब हम्म, अभी आपके पास रेंज है 145 से 150 के बीच में आप ट्रेड करते रहेंगे। 150 के ऊपर ब्रेकआउट होगा तो तेजी होगी, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमको 10% लगती है, और ब्लू लाइन टूटेगी 145 पे, 142 पे, तो मंदी होगी, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमको 90% लगती है। तो हमें लगता है कि ब्लू लाइन के टूटने के चांसेस ज़्यादा है। रेड लाइन को तोड़ना बहुत मुश्किल काम है। वहाँ पे डिलिवरी बेस्ड सेलिंग चल रही है लास्ट 3-4 हफ्तों से। तो वो थोड़ा मुश्किल है। वर्ल्ड मार्केट और यूएस भी पलटा है, वहाँ पे भी मोमेंटम का साथ नहीं है। तो आई थिंक ग्रैन्युलैरिटी तो वर्ल्ड इंडेक्स में इस हफ्ते आ जाएगी, बट ब्रॉडली हम्म। देख के लग रहा है कि सेटअप्स खराब है। जी। फाइनेंशियल सर्विसेज, लास्ट वीक हमने देखा कि आखिरी दिन में मेटल स्टॉक्स इंडेक्स की भी अच्छी पिटाई हो गई। लेकिन जी। फाइनेंशियल सर्विसेज में एक ट्रेंड मुझे समझ में दिखता है, जो आप मुझे समझाइए चार्ट के थ्रू। बैंक जी। निफ्टी जो है, वो जी। उसमें ना रोटेशन चलता है। एक दिन उसे उसके जो 14 स्टॉक है उसमें से ऊपर वाले जो 6 ले लो, ऊपर 1 नंबर से 6 नंबर तक, एक दिन उनमें बाइंग होती है, एक दिन उसमें सेलिंग होती है, एक दिन उसमें बाइंग होती है, एक दिन उसमें सेलिंग होती है। यही कार्यक्रम वहां जी। लगातार चल रहा है। तो ना तो वो जी। बुरी तरीके से गिरता है, ना वो चलता है, क्योंकि जी। वही सब पता नहीं क्या चल रहा है उसमें। तो अगर हुँ। फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू पूरा समझने की कोशिश करें तो क्या दिख रहा है इसमें आपको? देखिए, सीक्वेंसिंग में यहाँ वही है, जो अभी इसीलिए इसको सीक्वेंस में लास्ट में लिया है कि देखिए जो बड़ी वाली आपको लाइन दिखाई एसीडब्ल्यूआई में, ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स में, तो वो एक 15 18 महीने की लाइन है। उसी को आप समझ लीजिए, उसी लाइन को आप उस जिगसॉ पज़ल को छोटा करिए, तो यहाँ पे भी आप देखिए, तो ये एक तकरीबन 12 महीने की लाइन है या 8-9 महीने की, ये ऊपर वो जो लाइन है, पिछले मई, जून से आ रही है। तो वो रेड वाली जो बेयर की लाइन है, बेयर्स उसको डिफेंड कर रहे हैं। जब-जब वो लाइन आ रही है, तभी सेलिंग आ रही है। देखिए, आप मतलब मैंने बनाया है, आप लोग भी देख सकते हैं खुद बना के, कि जब-जब वो लाइन के आस-पास आता है, तो सेलिंग आ जाती है अपने आप, कहीं से प्रकट हो जाती है। अब ऐसे समझ लीजिए कि सडनली कहीं से सेलिंग प्रकट हो जाती है। तो वो प्रकट हो रही है बार-बार, तो हम मान के यही चलेंगे कि इसके ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है। तो हमेशा हर चीज़ 100 के बास्केट में देखी जाती है, तो यहाँ पे भी थॉट यही है कि ऊपर जाने का चांस 10-20% का ही है, नीचे जाने का चांस 80% है। अच्छा, नीचे तक के दायरे कहाँ खुले हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में, वो है आपके 26,700। तो 26,700 वो जो पर्पल लाइन है, और वहीं पे आपकी वो जो छोटी वाली जो ब्लू लाइन है, बुल टेरिटरी जो है, वो भी वहीं आ रही है। तो 28,100 पे आप हैं। यहाँ पे भी रिस्क यही लग रहा है कि आप 26,700 की तरफ चले जाएँगे, और जैसे ही 26,700 टूटा, तो सेलिंग जोर से आ जाएगी। तो यहाँ पे भी मुझे रुझान नेगेटिव ही लग रहा है। थोड़ा-सा बैंक निफ्टी ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है इस लेग में, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट मुझे लगता है कि वो आउट परफॉर्मेंस खत्म हो रही है, और वो मुझे लगता है कि जैसे ही आप यहाँ पे 1-2 कैंडल नीचे की बनाने लगेंगे, और वो जो बड़ी वाली ब्लू लाइन है, उसका एक व्हिपसॉ जो हुआ था, उसके नीचे अगर आप वापस टिकने लगे, और थोड़ा एक आध हुँ, कैंडल और यहाँ वीक बन गई, और वो जो एक गैप जो आपको आया था, जो जो आपका ट्रेड डील वाला गैप था गए हफ्ते का, वो जैसे ही भरा, मेरे ख्याल से वो तकरीबन आपका 27, मेरे ख्याल से ये आपका है 27 700-800 के आसपास। तो 27-700 जैसे ही आपने यहाँ से तोड़ा है, 400 पॉइंट जैसे ही, 350-400 पॉइंट आप यहाँ से जैसे ही नीचे गए, मुझे लगता है कि इसकी भी पिटाई होना शुरू हो जाएगी, मोमेंटम नीचे का पकड़ लेगा। तो फाइनेंशियल्स में भी आपको मुझे लगता है रिस्क है, और ये आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है, और आउट परफॉर्मिंग सेक्टर की बाद में पिटाई, कंसेंसस की पिटाई बाद में ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि सब उसी में फँसे होते हैं। अब आईटी-वाईटी है, बहुत लोगों ने अंडरवेट कर लिया है पहले से ही, बट अभी हुँ, ये तो ओवरवेट सेक्टर चल रहा है सबका। मैं अब ये मान के चलता हूँ, क्योंकि ये इंडेक्स चल रहा है, सारे फंड्स का ये ओवरवेट चल रहा होगा। तो ओवरवेट जब सडनली वीकनेस दिखाता है, तो सबसे ज़्यादा पिटाई वहीं होती है, क्योंकि लोग वहाँ प्रॉफिट बुक करने आ जाते हैं, कि चलो यार, जहाँ पे प्रॉफिट है वो तो ले लें। तो वैसे तो देखा जाए तो ये अ, उल्टा उल्टा हो जाता है सोचने में, लेकिन हो पब्लिक ऐसे ही रिएक्ट करती है, चाहे बड़े-बड़े फंड मैनेजर हो या कोई भी हो। अपने बुक में जहाँ उसको प्रॉफिट दिखता है, पहले लोग उसको बुक कर लेते हैं, जब लगता है मंदी का ध्यान। ये नहीं होता कि लूज़र्स को कट करें। कहना बहुत ईज़ी है, कट योर लूज़र्स, लेट योर विनर्स रन, बट ये करना बहुत मुश्किल है। बड़े-बड़े फंड में भी आप जाके देख लीजिए, जहाँ प्रॉफिट होगा पहले उसको वो लोग बुक कर लेंगे। क्यों? कहीं न कहीं लॉस भी राइट ऑफ करना है सामने-सामने। तो मार्च का महीना हुँ, आ रहा है, सेट ऑफ शुरू हो जाएँगे, जहाँ प्रॉफिट है बुक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लॉस बुक हो चुका है। इसी साल में मार्च के पहले प्रॉफिट लॉस आपको मैच करना है, सीए लोग आपसे करवाएँगे, आप देखिए। तो जहाँ-जहाँ प्रॉफिट है लोग बुक करेंगे। सो दैट इस साल का तो कम से कम टैक्स का रिटर्न फाइल हो जाए, प्रॉफिट लॉस मैच होके जो रिटर्न फाइल होना है हो जाए। इसलिए ओवरवेट में सेलिंग आएगी। जितने ओवरवेट सेक्टर हैं, जिनमें अभी तक सेलिंग नहीं है, उनमें इसीलिए आएगी कि वो आपको अभी मार्च का खेल इसमें देखने को मिलेगा, और ये हम सालों से देख रहे हैं।
मार्च के आसपास, फेब एंड से मार्च के फर्स्ट वीक में ये सारे काम होते हैं। और जो जो तो जो मुझे तो आउट दो लग परफॉर्मिंग रहे हैं स्पेस इसमें होती है फिर, उसमें से। बैंकिंग, जी। फाइनेंशियल और ऑटो दो ही हैं ओवरवेट। ऑटो हमने बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया, आई थिंक लास्ट पॉडकास्ट में पूरा डिटेल में डिस्कस किया है, और उसके पहले हम्म, वाले में भी डिस्कस किया है कि जो लीडर था, इस बुल मार्केट हाँ। का लीडर ऑटो था। जो इंडेक्स ही 5 से 6 गुना हो गया, निफ्टी निफ्टी नीचे से 3 गुना हुआ तकरीबन, हम्म, 3.5 गुना हुआ, लेकिन ऑटो इंडेक्स 6 गुना हुआ था। इस बुल मार्केट का डार्लिंग वही था। और यस, आपने राइटली पॉइंट आउट किया, ये हैवी वेट्स जो आउट परफॉर्मिंग, जो कंसेंसस बाइज है ना, अब उनकी पिटाई होगी। क्योंकि जो जो अंडरवेट, जो मर गया है उसको कितना मारोगे आप? तो जो नहीं मरा है उसका नंबर लगेगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी एग्रेसिवली। तो यही जो जितने लीडर्स हैं, एफएमसीजी, पैक, आपका ऑटोज है, ऑटोज और एफएमसीजी डार्लिंग रहे। कंजम्पशन वाज द थीम ऑफ दिस बुल मार्केट। तो ये जो डार्लिंग सेक्टर्स हैं, इनकी पिटाई हो सकती है। और इन सबको हवा कौन देता है? आपका फाइनेंस। क्रेडिट, इन्फ्लेशन, आपके ये सारे फाइनेंशियल्स जिन्होंने आपको वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज सब खरीदवाए हैं, तो वहां पे भी नंबर लगेगा। ओके, अच्छा, इससे पहले आगे बढ़े तो ये आप लोग डिस्क्लेमर ध्यान से पढ़ लीजिए। सरवेन जी का है, जी। पूरा डिटेल में सब कुछ लिखा हुआ है। ये मैं अब इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि आप लोग ध्यान से रोक रोक के पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मार्केट ऐसे जंक्शन पे है जहां पे आपको ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि आप किसी के भी कहने सुनने से ट्रेड अपना मत बनाइए, खासतौर पे हमारे लोगों के। तो आप जो भी ट्रेड लें अपने इन्वेस्ट एनालिस्ट से, आपका जो एडवाइजर हो जिसको आप सही मानते हो उसके थ्रू लीजिए, क्योंकि मार्केट बहुत रिस्की जोन में है। तो आप ये कहें कि मैंने उनके कहने पे ऐसा कर दिया, तो मेरे कहने पे तो कुछ मत करिएगा, सरवेन जी के कहने पे कुछ मत करिए, अपने मन से करिए आप। तो ये इसलिए डिस्क्लेमर हम लोग चला देते हैं जिससे कि आपको पता रहे। तो सरवेन जी, अब हम लोग एकदम अंतिम में पहुंच गए हैं, शो खत्म करें। तो मुझे एक जी। बहुत छोटी सी चीज मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या ये मैं मान के चलूं कि अभी आईटी स्टॉक्स में और पिटाई बाकी है? जी बिल्कुल, आईटी स्टॉक्स में बहुत अभी पिटाई बाकी है। और मैंने जैसे बोला कि एक-एक करके सारे सेक्टर्स का नंबर लगेगा। जब एक हम्म, लार्जर थीम खत्म होता है, एक लार्जर, देयर इज़ नो हाइडिंग प्लेस। हम्म, आप रिलेटिव परफॉर्मेंस कर सकते हैं, कुछ कम गिरा, कुछ ज़्यादा गिरा, बट देयर इज़ नो हाइडिंग स्पेस। वो फंड वाले करेंगे, रिलेटिव खेल खेलते हैं वो लोग कि क्या ज़्यादा गिरेगा उसको बेच दें, जो कम गिरेगा उसको ले लें, तो एक रिलेटिव हम्म, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, थोड़ा-सा लगता है कि कम गिरे और उस वो गेम तो होता ही है फंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री का, वो रहता है, पूरी दुनिया में चलता है, उसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि वो उनका काम है। तो रिलेटिव परफॉर्मेंस वाला खेल तो होगा, कुछ कम गिरेगा, कुछ ज़्यादा गिरेगा, लेकिन गिरेगा सब कुछ। मैं बार-बार बोलता हूँ, पढ़ाते वक़्त भी, जब मेंटरिंग करता हूँ, कि ड्रम देखिए अपना ड्रम, ड्रम लाल है, लाल है, लाल है 2024 से ड्रम लाल ही रहेगा। और लाल ड्रम में हरा बॉल पकड़ने मत जाएँ, क्योंकि लाल बॉल ज़्यादा है, तो जब भी आप पट्टी बाँध के ब्लाइंडफोल्ड एक्सपेरिमेंट में कोई भी उठाएँगे, आपके हाथ में लाल बॉल ज़्यादा आएँगे, हरे आएँगे कम। तो पोर्टफोलियो यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे, तो 8 स्टॉक गिर रहे होंगे, 2 में पैसा बनेगा, 8 में चला जाएगा। तो नेट नेट पोर्टफोलियो बेसिस पे लॉस हो जाएगा। ड्रम रेड है, रेड है, रेड है, 24 से ही ड्रम रेड है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। ड्रम रेड ही है, 2 साल से। ओके भैया, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। और मार्केट रिस्की जोन में फिर से घुस गया है, और मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है एफआईआई के ऊपर। मतलब 15 दिन तक तो वो ऐसा लग रहा था कि साथ ठीक इनका, एक दिन में पूरा बदला ले लिया, सब कुछ बेच के बराबर कर दिया। मतलब दिस इज छलिया है, देखिए, ये धोखेबाज सारा है। नहीं, धोखेबाज नहीं है सर, उनको वो खेल खेलना आता है, आपके इमोशंस के साथ उनको खेलना आता है। आपको लास्ट तक बाजार में कैसे रखना है उनको आता है। और हम्म, इतने संभाल के देखिए बेच रहे हैं, इतने सालों से उतना ही बेच रहे हैं जितना पैसा आ रहा है। ज़्यादा बेचेंगे तो निफ्टी टूट जाएगा। तो उनको मालूम है कि भाई जब तक दुकान चल रही है धीमे-धीमे बेचो, तो धीमे-धीमे बेच रहे हैं। जब तक पैसा आ रहा है वो बेच रहे हैं। क्योंकि उनको मालूम है कि जब पैसा है, मतलब मौके पे चौका मारा तो ही है। अगर आपको बेचने के बाद पैसा ही नहीं मिला, तो उसका आप क्या करेंगे है ना? स्टॉक का? तो उनको पैसा मिल रहा है, उतना ही बेच रहे हैं जितना पैसा आ रहा है। एकदम कैलकुलेटेड, आप देखिए ना कैसे मैथमेटिकली एकदम बराबर रहता है। एफआईआई बेचता है, डीआई लेता है, फिगर्स ऑलमोस्ट मैच रहते हैं। और जब उल्टा भी होता है तो भी कई बार फिगर मैच होते हैं। मैं मतलब मेजॉरिटी डेज़ 100 में से 80 दिन की बात कर रहा हूँ। 20 दिन अपवाद रहते हैं। बट 80-90 पॉइंट टाइम्स ये दोनों एक-दूसरे के तोली-चोली दामन में चलते हैं। और इसके पहले हम देखा करते थे 2005, 6, 7 में डीआईएस, एफआईआई रोज लेते थे तो डीआईएस बेचते थे उतना। तो यही 2 बड़े प्लेयर हैं, यही 2 बड़े नहीं हाथी नहीं, हैं, आप इन्हीं के बीच में अभी लड़ाई दूर चलेगी। क्यों जा रहे हो सरवेंद जी? जनवरी में देखो ना, जनवरी में उन्होंने 42,000 करोड़ की बेची। जी, फयाज ने अकेले दम पे जनवरी में 42,000 करोड़ बेच डाला। और वो सही करो, वो जी, हल्के हल्के खिलाते हैं जिससे कि आपको ये पता भी नहीं चले। और उसमें थैंक्स टू बिल्कुल। एसआईपी, हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर भाई लोग हैं, वो बढ़िया से उनको खिला रहे हैं।
वो उतना ही बेचते हैं जितना तुम्हारी एसआईपी चल रही है। 30,000 करोड़ की जी। एसआईपी है, मैं उतना ही बेचूंगा हर महीने। वो तो एकदम सेट है मामला। बाजार एकदम से टूटता नहीं है, जाता है नहीं, माल। वो चाहते नहीं बाजार टूटे ना, वो चाहते हैं कि जितना वो बेच पाएँ ऊपर के भाव से, उतना वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं। भाई उनकी बहुत बड़ी होल्डिंग है, एक दिन में तो बिकेगी नहीं। 2 साल लग गए तो भी अभी 1-2% ही मेरे ख्याल से वेट लेस हुआ है उनका। मतलब आई थिंक राइट। 16-17% इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब ब्रॉडली आप समझ लीजिए कि 17% पे रहे होंगे। इंडिया के मार्केट कैप का 16-17% उनके पास रहा होगा, तो बेच-बेच के आई थिंक 2-3% ही कम हुआ है। वो भी जिसमें ढाई 3 साल से बेच रहे हैं तब। लास्ट 2 ढाई साल से बेच रहे हैं तो भी 1-2% ही माल अपना बेच पाए हैं। तो उनको भी मालूम है कि जब बेचना चाहेंगे तो बिकेगा नहीं, तो जब बिक रहा है उस समय बेच लो। जितना बिक रहा है उतना तो बेचो, बाद की बाद में देखेंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो एफआईआईज पिछले 11 सालों में 2 हुँ। साल केवल बायर थे, 8-9 साल से सेलर हैं और 23% से वो 17% तक आ चुके हैं। मतलब 10-11 जी, साल में 6% बेच पाए हैं वो। हर साल बेचते फिर तभी नहीं बिक रहा है। तो जी। आपका मार्केट इतना शैलो भी है, ये भी ध्यान रखिए आप। यस, देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोगों को समझना चाहिए कि आपकी हुँ, तमन्नाएँ वो रह सकती है कि अरबों ऑमलेट, लेकिन अरबों ऑमलेट है नहीं यहाँ पे। अरबों ऑमलेट नहीं है, वो कैप्सूल डिफाइंड है भाई साहब, अरबों ऑमलेट नहीं है। तो आप अंदाज़ा अपना-अपना कि परेश रावल मत बनिए कि मैं पोल्ट्री फार्म खोलूँगा। मैं हमेशा इसलिए ट्वीट भी करता रहता हूँ कि पोल्ट्री फार्म नहीं अब है भाई। लोग कहेंगे आप देखो ये लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात कर रहे हैं, हँस रहे हैं हमारे, हम बिल्कुल बर्बाद है। हो रहे हैं, हँस रहे हैं। नहीं, नहीं, लोग ऐसे सर कहेंगे। हमें कोई मज़ा थोड़ी ना आता है। हम तो 2024 से वार्न ही कर रहे हैं ना, या आपके आपके विवेक के ऊपर है कि आपको समझना है कि कौन सही है, कौन गलत है। हम नहीं बोल रहे कि हम सही हैं। आपको लगता है हमारे अंदर वैल्यू तो आप फॉलो करिए, नहीं लगता है तो मत करिए। कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना है। बट ये हुँ, मैथमेटिकल गेम है, यही मैं हमेशा लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। एक पिज़्ज़ा है, तो पहले उस पिज़्ज़ा को आज से 2008 में उस पिज़्ज़ा को 2 करोड़ लोग खा रहे थे, मतलब जो भी 1-2 करोड़ डीमैट अकाउंट थे। अब कहीं 7, 8, 10 करोड़ हो गए हैं। तो पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा का साइज़ हुआ है 4 गुना। आप समझिए। हुँ, मार्केट पी मतलब 20,000 वाला सेंसेक्स आज 80,000 है। 2008 में 20 तो 4 गुना हुआ है। लेकिन हुँ, आपके डीमैट अकाउंट तो 7 गुना 8 गुना हो गए हैं। तो पिज़्ज़ा का शेयर पिज़्ज़ा एक ही था। उसी के आपने हिस्से कर दिए, पहले कम करते थे, अब आपने ज़्यादा कर दिए। तो मार्केट 4x हुआ है, लोग 6-7x बढ़ गए हैं। तो सबका शेयर कम हुआ है, बढ़ा नहीं है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका शेयर कम हुआ है, बढ़ा नहीं है। पिज़्ज़ा का पीस अब आपको छोटा खाने के लिए मिलेगा। आप चाहे कितना भी तमन्नाएँ अपनी जी। रख लें, लेकिन पिज़्ज़ा का पीस अरे श्रिंक सरवेन होते जा जी रहा है, छोटा, देखो छोटा, छोटा होता जा रहा है। ये सनातन सत्य है कि सभी लोग अमीर नहीं हो सकते, कुछ ही लोग होंगे। ये 10,000 50,000 सालों से चला रहा है, वैसे आगे चलेगा। आपको उस ऑर्बिट में एंटर जी, करने के लिए तरीके सीखने हैं। तो जी, चलिए खैर एनीवे अब शो हाँ, खत्म करते हैं क्योंकि जी, मार्केट बहुत ही टिपिकल ट्रिकी सिचुएशन में है। एफआईआईज़ जी, के जो एकदम से शुक्रवार को उन्होंने पलटी दी है और जो यूएस से रोज एक नई धमाका आता है आईटी सेक्टर के लिए और तीसरा ईरान वाला तलवार लटकी हुई है। ये तीनों चीज़ें ऐसी जी, हैं जो मार्केट के लिए नेगेटिव हैं। तो आप लोग बहुत जी, ध्यान से रहिए, सावधानी से रहिए। कोशिश हम करते हैं कि आपकी मदद हो जाए कि आप गलत डिसीजन ना लें और बचे रहेंगे तो आगे बहुत मौके मिलेंगे आपको अमीर बनने के। लेकिन पैसा लूज़ कर दिया आपने, तब फिर आपके पास जी। चॉइसेस नहीं रहेंगी। अभी तो आपके पास चॉइस है कि आपका पैसा है, आप सोच रहे हैं, लेकिन सेफ रहिए, ध्यान रखिए। बहुत छोटे में बताओ जल्दी से। ये मैथ्स भी समझना बहुत ज़रूरी है कि 100 से जब 80 आए, तो 20% का लॉस हुआ। 80 से 100 हुँ, जाने के लिए 25 कमाना पड़ता है। जिस दिन ये मैथ समझ जाएँगे ना, उस दिन समझ में आ जाएगा कि डिप में बचना ज़रूरी क्यों है। क्योंकि पैसा जब हुँ, चला जाएगा, तो कमाने में ज़्यादा मेहनत लगेगी। यस। गिरते वक़्त 20, चलते वक़्त 25। तो ये जब तक गणित नहीं समझेंगे, तब तक नहीं समझ में आएगा। पैसा बचाइए, थोड़ा ड्राई पाउडर रखिए। वॉरेन बुफे साहब भी जी, 30% ड्राई पाउडर लेके बैठे हैं। उनको भी कुछ दिख रहा है। वो बेवकूफ़ नहीं हाँ, है। करेक्ट। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया सरवेन जी, आप एन्जॉय करिए और अगले हफ्ते देखते हैं कि अगले 5-6 दिन में और क्या होने वाला है। महाशिवरात्रि की सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और हमारे शहर में एक बहुत बड़ी शंकर जी की बारात और जुलूस की तैयारी हो रही है, मैं उसपे शामिल होने जा रहा हूँ और जी, सबको बहुत शुभकामनाएँ कि महादेव आपकी मार्केट की ट्रैकिंग सही करें और अगला हफ्ता जी, बहुत अच्छा गुजरे। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीक फिर मिलते जी, हैं। जी।